अश्विन सक्सेना को जब पता चला कि अब समय आ गया है कि वह खड़ा हुआ और बोला, आदित्य और प्रियंका, अगर आप लोग अपने लिए ऐसा नहीं करना चाहते तो कमरे के अंदर मौजूद व्यक्ति के लिए ऐसा करो। क्या तुम सच में रेयांश को सिर्फ इसलिए मर देने देते हो क्योंकि तुम्हारे पास उसका इलाज करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं? वह सिर्फ 14 साल का है और भविष्य में उसके पास बहुत कुछ है। प्रियंका और आदित्य सक्सेना दोनों ही इस टिप्पणी पर झिझके। अभी वे दीवार से सटे हुए थे। महिका सक्सेना को पता था कि यह उसका मौका था और उसने आगे कहा, प्रियंका, तुम्हारा वैसे भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। हालांकि वह मूर्ख है, लेकिन यह भी एक अच्छी बात हो सकती है। उसे कुछ नहीं पता। एक बार जब तुम उनके देसाई परिवार का हिस्सा बन जाओ तो बस कुछ शब्द बोलो और सारा पैसा तुम्हारा है ना? चारू भी बातचीत का हिस्सा बनना चाहती थी, इसलिए उसने प्रियंका से गंभीरता से कहा, ऐसे बोझ वाले परिवार में कौन तुमसे शादी करना चाहेगा? ये एक अथाह गड्ढा है। प्रियंका, मुझे मत बताओ कि तुमने कभी इसके बारे में नहीं सोचा। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड न होने की असली वजह क्या है? इसकी वजह तुम्हारा मरता हुआ भाई है। प्रियंका का चेहरा शब्दों से पीला पड़ गया। फिर भी उसके पास खंडन करने का कोई आधार नहीं था। इतने सालों के बाद वह बहुत थक गई थी। ऐसा नहीं था कि वह किसी पर निर्भर नहीं होना चाहती थी, लेकिन जब उसका एक छोटा भाई है जिसे लगातार उस पर पैसे खर्च करने की जरूरत है, तो उसे कौन चाहेगा? आदित्य सक्सेना की आंखें भी लाल हो गई थीं। उसे लगा कि वह एक पिता के रूप में विफल हो गया है। वह चाहता था कि वह अभी खुद को थप्पड़ मार सके। उसने कम उम्र में अधिक पैसे कमाने की कोशिश क्यों नहीं की और अपनी बेटी को अपना रास्ता चुनने का अधिकार क्यों नहीं दिया? चारू और महिका सक्सेना ने आदित्य सक्सेना और उसकी बेटी के चेहरों पर भाव देखे और उन्हें पता था कि उन्हें मनाने में उम्मीद थी। जब वे बात करना जारी रखना चाहते थे, तभी उनके पीछे से एक ठंडी आवाज आई, मेरी गर्लफ्रेंड का अपमान करने की हिम्मत कौन कर सकता है? प्रियंका ने अचानक ऊपर देखा जब उसने यह जानी पहचानी आवाज सुनी। जब उसने देखा कि विहान उनसे कुछ ही दूर खड़ा है, तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वह यहां क्यों आया? विहान के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वह अपने आप पर पूरा भरोसा कर रहा था और वह प्रियंका के पास गया। एक हाथ से उसने प्रियंका की पतली कमर को पकड़ा और अपनी जेब से एक टिश्यू निकाला और दूसरे हाथ से प्रियंका की आंखों के कोने को धीरे से पोंछा। मूर्ख लड़की, तुमने अपने बीमार भाई के बारे में मुझसे क्यों छिपाया? क्या तुम सच में मुझे अपना बॉयफ्रेंड नहीं मानती? जब प्रियंका ने उसे स्थिति समझाई तो उसने महसूस किया कि विहान उसे आंख मार रहा था और वह तुरंत समझ गई। उसने अपने गालों को लाल करते हुए कहा, आह विहान, मुझे मुझे डर था कि तुम मुझे छोड़ दोगे। उसकी आवाज बिल्ली के बच्चे की तरह कोमल थी, जो किसी के शरीर को गुदगुदी कर रही हो। यह अविश्वसनीय रूप से सुखदायक था। विहान थोड़ा हंसा और उसकी चुंबकीय आवाज सुनाई दी, मैं तुमसे कैसे मुंह मोड़ सकता हूं? तुम मेरी प्रेमिका हो। तुम्हारा काम मेरा काम है। मैंने रेयांश के मेडिकल बिल का भुगतान कर दिया है। डॉक्टर ने कहा कि सर्जरी कभी भी की जा सकती है और 70% सफलता दर है। हालांकि 30% जोखिम है, लेकिन आप निश्चिंत हो सकते हैं कि मैंने दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर, चमत्कारी डॉक्टर विहान को आने के लिए कहा है। चमत्कारी डॉक्टर विहान। ये 3 शब्द सुनकर प्रियंका, जो शुरू में परेशान थी, हंस पड़ी। उसे इस समय भी अपने बारे में शेखी बघारना कैसे याद आ गया? उसने तो यहां तक कह दिया कि वह दुनिया का सबसे अच्छा डॉक्टर है। क्या इस चमत्कारी डॉक्टर विहान को बुलाने की अभी भी जरूरत थी? क्या तुम खुद साहसी चमत्कारी डॉक्टर विहान नहीं थे? प्रियंका को मुस्कुराते हुए देखकर विहान ने उसके चेहरे की ओर इशारा किया और हंसा, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। क्या तुम मुझे चूमोगी नहीं? प्रियंका ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि विहान इतनी हिम्मत करेगा कि उसे सबके सामने चूमने के लिए कहेगा। इतने सालों से उसने किसी लड़के का हाथ भी नहीं पकड़ा था। चूमना तो दूर की बात थी, वह मना करना चाहती थी।
लेकिन उसे अपनी दूसरी चाची महिका सक्सेना और चारू की संदिग्ध निगाहों का एहसास हुआ। अब और संकोच न करते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने लाल होंठ उसके गाल पर दबा दी। मुआ, यह तुम्हें इनाम देने के लिए है। विहान सिर्फ मजाक कर रहा था। आखिरकार वह उसका बॉयफ्रेंड होने का नाटक कर रहा था और उसे उम्मीद नहीं थी कि प्रियंका उसे चूमेगी। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि प्रियंका सच में उसे चूमेगी। उसके लाल होंठ अपने साथ गर्मजोशी और कोमलता का एहसास लेकर आए थे। यह बहुत ही आनंददायक था। हर कोई उनके सामने के दृश्य को देखकर दंग रह गया। सिर्फ अश्विन सक्सेना के 3 लोगों का परिवार ही नहीं, बल्कि प्रियंका के पिता भी दंग रह गए। उन्होंने अपनी बेटी को अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बात करते कभी नहीं सुना था। उन्होंने सोचा था कि लड़का सिर्फ प्रियंका का दोस्त है, लेकिन उसने उनकी आंखों के सामने उसे चूमा था। क्या यह हो सकता है कि उनकी बेटी का वाकई कोई साथी हो? चारू ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। उसने देखा कि विहान ने क्या पहना हुआ था। वे सभी स्ट्रीट स्टॉल के सामान थे। वह संभवतः उच्च चिकित्सा बिलों का भुगतान कैसे कर सकता था? उसने ठंडी आवाज में कहा, प्रियंका, प्रियंका, समाज में कुछ ऐसे पुरुष हैं जो अविश्वसनीय और झूठे हैं, इसलिए ऐसे पुरुषों के बहकावे में ना आओ और धोखा न खाओ। महिका सक्सेना भी होश में आई। विहान पर नजरें गड़ाते हुए उसने पूछा, बेटा, चूंकि तुमने कहा था कि तुमने मेडिकल बिल का भुगतान किया है, क्या तुम हमें चालान दिखा सकते हो? ठीक है, तुम्हारे पास चालान होना चाहिए। क्या तुम्हें विश्वास नहीं है कि मैं तुरंत उपस्थित डॉक्टर से पूछूंगी? विहान ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लोगों का यह समूह विवरणों के बारे में इतना चिंतित होगा। वह यहां जल्दी जल्दी आने में व्यस्त था। उसके पास मेडिकल बिल का भुगतान करने का समय कैसे हो सकता था? अगर उसने वाकई चिकित्सा खर्च का भुगतान करने के लिए समय निकाला होता तो उसे लगता था कि प्रियंका इन सांपों के अनुरोध पर पहले ही सहमत हो चुकी होती। प्रियंका ने स्वाभाविक रूप से अनुमान लगाया कि विहान ने अभी तक भुगतान नहीं किया है और जल्दी से कहा, अगर मेरे प्रेमी ने कहा है कि उसने मुझे भुगतान करने में मदद की है तो उसने किया है। इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही मेरे भाई को आराम करने की जरूरत है। आपको जल्दी निकल जाना चाहिए। चारू ने प्रियंका के हाव भाव देखे और समझ गई कि वे सही थीं और अहंकार से बोली, ओह प्रियंका, प्रियंका, तुम वाकई इतनी घमंडी हो कि तुमने तुरंत एक दोस्त को खेलने के लिए आमंत्रित किया। ओह, वैसे वह चमत्कारी डॉक्टर विहान अब तुम्हारा प्रेमी नहीं होगा, है ना? एक कंगाल जो अपनी बीमारी का इलाज भी नहीं करवा सकता, उसकी क्या गरिमा होगी? विहान वास्तव में मां बेटी की जोड़ी से तंग आ गया था। क्या वे होम्स का पुनर्जन्म थीं? उनके शब्द इतने भद्दे थे कि वह उन्हें थप्पड़ मारना चाहता था। तभी सफेद कोट पहने 2 डॉक्टर वहां से गुजरे। जब आदित्य सक्सेना ने एक डॉक्टर को देखा तो उसने स्वाभाविक रूप से पहचान लिया कि वह उसके बेटे का डॉक्टर है। वह दौड़कर डॉक्टर के पास गए और उत्साहित होकर बोले, डॉक्टर संजीव, आप आखिरकार आ ही गए। मैं दोपहर में आपको देखने के लिए कई बार आपके दफ्तर गया था, लेकिन आप वहां नहीं थे। कृपया मेरे बेटे की हालत पर एक नजर डालें। अपने सामने यह दृश्य देखकर चारू बहुत खुश हुई और जल्दी से डॉक्टर के पास गई। उसने डॉक्टर संजीव का सामना किया और कहा, नमस्ते डॉक्टर संजीव, मैं रेयांश के परिवार की सदस्य हूं। मैं जानना चाहती हूं कि क्या उसकी 7 लाख युआन की सर्जरी की फीस का भुगतान अभी तक हुआ है? सवाल सुनते ही प्रियंका का चेहरा पूरी तरह पीला पड़ गया। यह स्पष्ट रूप से उसके परिवार को मुश्किल में डालने के लिए था। एक बार डॉक्टर ने मना कर दिया तो उसके परिवार और यहां तक कि विहान पर भी अंतहीन आरोप लगने लगेंगे। हालांकि प्रियंका ने यह नहीं देखा कि विहान के मुंह के कोने पर एक मजेदार मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अच्छे शो के शुरू होने का इंतजार कर रहा हो। डॉक्टर संजीव ने अपने सामने खड़े दोनों लोगों को देखा और कुछ हद तक दुखी थे। यह परिवार इस समय इस तरह से क्यों भाग रहा था? क्या उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि उन्होंने पैसे चुकाए हैं या नहीं? अगर उन्होंने पैसे चुकाए होते
तो सर्जरी बहुत पहले ही शुरू हो गई होती। मरीज अभी भी गहन चिकित्सा इकाई में कैसे घिसट रहा होगा। वह वास्तव में इस समय कैपिटल सिटी अस्पताल से चमत्कारी डॉक्टर महेश को प्राप्त करने के लिए पूरे अस्पताल का प्रतिनिधित्व कर रहा था। यह राष्ट्रपति द्वारा उसे सौंपा गया एक बड़ा काम था। अगर उसका स्वागत अच्छा हुआ तो उसे पदोन्नति मिलेगी। अगर स्वागत अच्छा नहीं हुआ तो यह सवाल उठेगा कि क्या वह अभी भी अस्पताल में काम कर सकता है। उसने अपने बगल में चमत्कारी डॉक्टर महेश पर नजर डाली और पाया कि दूसरे की आंखें उत्तेजित थीं। उसे लगा कि वह क्रोधित है और उसने जल्दी से आदित्य सक्सेना से कहा, कृपया हमें बाधित न करें, चमत्कारी डॉक्टर महेश। उसकी बात पूरी होने से पहले वह यह देखकर चौंक गया कि चमत्कारी डॉक्टर महेश भाग गया था। उनकी अभिव्यक्ति अतुलनीय उत्साह की थी। केवल चमत्कारी डॉक्टर महेश को विहान के पास जाते और उसे प्रणाम करते हुए देखना। चमत्कारी डॉक्टर महेश जानता था कि उसकी आंखों के सामने खड़ा आदमी क्या दर्शाता है। वह कुछ दिन पहले ओबेरॉय हाउस में उससे मिला था और उसे लगा कि वह धोखेबाज है। जब तक उसने विराट ओबेरॉय को खड़े होते नहीं देखा तब तक उसे पता नहीं चला कि वह गलत था। वह बिल्कुल गलत था। उसने पिछले कुछ दिनों में दुनिया भर के अपने दोस्तों से सलाह ली थी और किसी ने भी इस पर विश्वास नहीं किया। एक काफी प्रसिद्ध डॉक्टर के रूप में वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि चिकित्सा में उत्कृष्ट होने का क्या मतलब है। इसका मतलब था कि वह एक दिन दुनिया के शीर्ष पर खड़ा होगा और सभी को अनदेखा कर देगा। इसलिए पिछले कुछ दिनों में चमत्कारी डॉक्टर महेश रिवर सिटी में रहा था। सतह पर वह कई अस्पतालों के साथ चर्चा और आदान प्रदान कर रहा था, जबकि वास्तव में वह विहान से मिलने का अवसर खोजना चाहता था। अगर वह उससे मिल पाता तो और भी अच्छा होता। किसने सोचा होगा कि वह वास्तव में उससे टकराएगा। वह अपनी आंखों के सामने आए अवसर को कैसे जाने दे सकता था। डॉक्टर महेश ने डॉक्टर संजीव को चकित कर दिया। चमत्कारी डॉक्टर महेश चिकित्सा जगत के लिए एक उपहार थे। वह आमतौर पर केवल सम्मानित वरिष्ठों के सामने ही ऐसा करते थे। चमत्कारी डॉक्टर महेश अब क्या कर रहे थे। यह युवक वरिष्ठ था। यह कैसा मजाक था। इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, चमत्कारी डॉक्टर महेश ने कहा, चमत्कारिक डॉक्टर विहान, हम फिर से मिल गए हैं। छोटे महेश को उम्मीद नहीं थी कि आप यहां आओगे। मुझे पिछली घटना के लिए बहुत खेद है और उम्मीद है कि चमत्कारी डॉक्टर विहान मुझे माफ कर देंगे। छोटा महेश? डॉक्टर संजीव के मुंह से खून निकलने लगा। क्या चमत्कारी डॉक्टर महेश ने इस युवक के सामने खुद को छोटा महेश कहा था? उसने उसे संबोधित करने के लिए निन एक अनूदित शब्द है जिसका उपयोग वरिष्ठों या सम्मान के योग्य किसी भी व्यक्ति को संबोधित करने के लिए किया जाता है का भी इस्तेमाल किया था। यह सही नहीं है। चमत्कारी डॉक्टर विहान, वक्सिया के पास दूसरा चमत्कारी डॉक्टर कब से आ गया? केवल डॉक्टर संजीव ही नहीं बल्कि घटनास्थल पर मौजूद हर कोई दंग रह गया था। सुनी का प्रेमी लगभग 20 साल का होगा और वह एक चमत्कारी डॉक्टर था। यह तो बस एक बड़ा मजाक था। महिका सक्सेना ने दोनों हाथों से अपनी छाती को दबाया और ठंडी आवाज में कहा, सक्सेना के परिवार की मूर्ख लड़की को समूह अभिनय खोजने में बहुत महारत हासिल है। उसने न केवल एक झूठा प्रेमी बल्कि एक नकली डॉक्टर भी पाया। बिल्कुल हास्यास्पद। इसके अलावा चमत्कारी डॉक्टर महेश, यह बूढ़ा आदमी कामुक दिखता है और चमत्कारी डॉक्टर जैसा बिल्कुल नहीं है। जब डॉक्टर संजीव ने यह वाक्य सुना तो उसका पूरा चेहरा पूरी तरह से हरा हो गया। यह चमत्कारी डॉक्टर महेश वास्तव में एक चमत्कारी डॉक्टर था। उसने अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा सम्मेलनों में भी भाग लिया था। उसके हाथों में चिकित्सा थीसिस उद्योग में सबसे सम्मानित हैं। किसने यह कहने की हिम्मत की कि वह नकली था? वह बस जवाब देने ही वाला था कि चारू ने हंसते हुए अपनी उंगली बढ़ाई और चमत्कारी डॉक्टर महेश की नाक की ओर इशारा किया। प्रियंका, तुम बहुत बेशर्म हो। तुमने डॉक्टर बनने के लिए एक कचरा बीनने वाले बूढ़े आदमी को ढूंढ लिया। इस बूढ़े आदमी ने भी तुम्हारे बॉयफ्रेंड को चमत्कारी डॉक्टर विहान कहा। हाँ,
अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड इतना चमत्कारी था तो तुम्हारा भाई गहन चिकित्सा इकाई में अधमरा क्यों पड़ा होगा? अब मुझे आखिरकार समझ में आया कि तुम्हारा परिवार इतना गरीब क्यों है। गरीब इसलिए पीड़ित हैं क्योंकि वे अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने पर जोर देते हैं। प्रियंका का चेहरा पीला पड़ गया था और वह इतनी गुस्से में थी कि वह अपना हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे पर थप्पड़ मारने ही वाली थी कि उसने देखा कि चमत्कारी डॉक्टर महेश उससे एक कदम आगे था। उसने अपनी हैसियत के बारे में बिना किसी संदेह के चारू के चेहरे पर थप्पड़ मारा था। छोटी बच्ची, तुम्हारा मुंह इतना जहरीला है कि यह बूढ़ा आदमी अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। हालांकि उसने पहले कभी किसी महिला को नहीं मारा था, लेकिन वह जानता था कि विहान के सामने दिखावा करने का यही एकमात्र मौका था। तो क्या हुआ अगर यह एक थप्पड़ था? जब वह हुआक्सिया और जांगन प्रांत में इतना सम्मानित था तो उसे एक महिला से क्यों डरना चाहिए? डॉक्टर संजीव पागल होने वाला था जब उसने देखा कि क्या हुआ था। चमत्कारिक डॉक्टर महेश, जिसे गुरु माना जाता था, ने वास्तव में किसी को मारा था। हे भगवान, यह गंभीर खबर थी। उसे अचानक एक बुरा पूर्वाभास हुआ। अगर चमत्कारिक डॉक्टर महेश को उनके अस्पताल में कुछ हो गया तो वह इसे संभाल नहीं पाएगा। उसने देखा कि जिस महिला को मारा गया था वह उसके पास दौड़ी आ रही थी और जल्दी से चमत्कारिक डॉक्टर महेश के सामने खड़ी हो गई। चलो, हम सब इस पर ठीक से चर्चा करें और अस्पताल में झगड़ा न करें। चारू गुस्से में थी कि उसे इस समय विहान और प्रियंका की कोई परवाह नहीं थी। उसने चमत्कारी डॉक्टर महेश की नाक की ओर इशारा किया और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? तुम बेचारे बूढ़े आदमी, मानो या ना मानो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। क्या चमत्कारी डॉक्टर महेश उससे डरेंगे? उसने विहान की ओर एक नजर डाली और पाया कि वह आदमी उसे दिलचस्पी से देख रहा था। वह खुश हुआ और चारू पर चिल्लाया, मुझे रिवर सिटी में नहीं छोड़ना। क्या तुम्हारे पास यह योग्यता है? महिका सक्सेना ने जल्दी से अपने पति की आस्तीन खींची। क्या तुम बस ऐसे ही देखते रहोगे? उनकी बेटी को थप्पड़ मारा गया था और उसका अपमान किया गया था और अश्विन सक्सेना अब इसे अनदेखा नहीं कर सकता था। वह बाहर आया और अपनी प्रभावशाली आवाज में बोला, मैं अश्वंत रिवर सिटी में एक निश्चित सीमा तक शक्तिशाली माना जाता हूं। तुमने मेरी बेटी को मारा। अब मैं चाहता हूं कि तुम बस घुटने टेको और माफी मांगो और मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें जाने दूंगा। नहीं तो मैं तुम्हें समझा दूंगा कि पछतावे का क्या मतलब होता है। बोलने के बाद अश्विन सक्सेना ने अपना फोन निकाला। जाहिर है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को कॉल करने की तैयारी कर रहा था जिसे वह जानता था। चमत्कारी डॉक्टर महेश ने लगभग पुराना खून थूक दिया। क्या यह कमीना उसे धमकी देने के योग्य भी था? उसने विहान की तरफ देखा और अश्विन सक्सेना से कहा, तुमने जैसा कहा था वैसा ही मुझे क्यों नहीं मारा? ये बूढ़ा आदमी आज यहां खड़ा रहेगा और देखेगा कि वे मुझे भगा सकते हैं या नहीं। अश्विन सक्सेना ने उसे अनदेखा किया और हंसते हुए कहा। उसने एक फोन नंबर डायल किया। कॉल तुरंत लग गई और उसने स्पीकर पर आने के लिए एक बटन दबाया। फोन के दूसरी तरफ से एक सम्मानजनक आवाज आई, यह कौन है? क्या यह एल्डर गुप्ता है? मैं अश्विन सक्सेना बोल रहा हूं। मुझे माफ करें कि मैं आपको इतनी रात में परेशान कर रहा हूं। आप हाल ही में कैसे हैं? हमने कुछ दिन पहले ही साथ में मछली पकड़ी थी। ओह, ये तुम हो। क्या हुआ? क्या इतनी रात को कुछ गड़बड़ है? फोन पर आवाज कुछ हद तक सामान्य लग रही थी। अश्विन सक्सेना ने थोड़ा हंसते हुए कहा, वास्तव में कुछ हुआ है। मैं अभी आपके हॉस्पिटल पर हूं। मेरी बेटी आपके पक्ष के लोगों के साथ विवाद में पड़ गई और उसे पीटा गया। फोन के दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति को यह सुनकर थोड़ा गुस्सा आया कि अस्पताल में कुछ गड़बड़ हो गई है। कौन सा अंधा मूर्ख आपकी बेटी को छूने की हिम्मत कर सकता है? मैं सुरक्षा विभाग को फोन करूंगा। अश्विन सक्सेना ने अपने आसपास के लोगों पर गर्व से नजर डाली। वक्ता के बोलने के लहजे ने उसे बहुत सम्मानजनक महसूस कराया। उसने आगे कहा, यही परेशानी है। हम अभी 5वीं मंजिल पर हैं।
जिस व्यक्ति ने उसे मारा उसका नाम महेश है और उसने आपके अस्पताल का सफेद कोट पहना हुआ है। हमें नहीं पता कि वह डॉक्टर है या नहीं। धमाका। कॉल के दूसरी तरफ मौजूद मोबाइल फोन जमीन पर गिर गया। कुछ सेकंड बाद एक अधीर आवाज आई। तुमने अभी क्या कहा? पीटने वाले व्यक्ति का पूरा नाम महेश शुक्ला है? उसके बगल में चश्मा पहने कोई पुरुष डॉक्टर तो नहीं होगा, है ना? अश्विन सक्सेना ने अपने बगल में बैठे डॉक्टर की तरफ देखा और पाया कि यह सच था। उसने प्रसन्नतापूर्वक कहा, बूढ़े गुप्ता, आप हमेशा ऐसी अविश्वसनीय दूरदर्शिता रखते हो। उसकी बात पूरी होने से पहले फोन से एक जल्दबाजी भरी आवाज आई, जल्दी करो और चश्मा पहने पुरुष डॉक्टर को कुछ कहने दो। डॉक्टर संजीव ने स्वाभाविक रूप से इसे सुना और कमजोर स्वर में बगल से चिल्लाया, प्रेसिडेंट, ये मैं हूं, डॉक्टर संजीव। फोन अचानक चुप हो गया। डरावना सन्नाटा। कुछ सेकंड बाद फोन से एक भयानक गुर्राहट की आवाज आई। अश्विन सक्सेना, तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम मरना चाहते हो तो मुझे अपने साथ मत खींचो। अगर चमत्कारी डॉक्टर शुक्ला को कुछ हो जाता है तो क्या तुम जिम्मेदारी उठा सकते हो? मैंने चमत्कारी डॉक्टर शुक्ला को आमंत्रित करने के लिए बहुत प्रयास किए। मैं जानता हूं कि वह कैसे है, इसलिए तुम अफवाह मत फैलाओ। भगवान धिक्कार है। नहीं, मैं अभी आता हूं, मेरा इंतजार करो। इसके अलावा डॉक्टर संजीव, चाहे कुछ भी हो, आपको चमत्कारी डॉक्टर शुक्ला को जरा सी भी परेशानी नहीं होने देनी चाहिए, अन्यथा मैं आपको नर्स विभाग में स्थानांतरित कर दूंगा।